हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो देखिए, आज हम कंटिन्यू रखते हैं अपने पिछले वाले वीडियो को। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और उसमें हमने चार्ज के बारे में बात कर लिया था और किसके बारे में बात कर लिया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली थी हमने। तो अब देखिए, नेक्स्ट हम इन प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और आज फिनिश करते हैं इनको। और देखिए, जब भी आप कोई भी वीडियो देखें तो उससे पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो ठीक है, चलो बच्चों, करते हैं फिर स्टार्ट। चलिए आइए यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम बात करें तो देखिए, हम आपने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन को पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली चार्ज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मतलब हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन देखिए बोर्ड पे लिखी है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the total charge of the system remains constant whatever change take place in that system। उस सिस्टम में कुछ भी चेंज हो, उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम समझने के लिए देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स के थ्रू हम इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज पेयर प्रोडक्शन। इन दिस यू सी, आपको दिख रहा होगा कि देखिए गामा है और उसको जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पोस्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि बिफोर द रिएक्शन ये गामा क्या है, न्यूट्रल है। तो इनिशियली जो चार्ज है वो कितना है, 0। आफ्टर रिएक्शन it convert into the electron and the positron. Electron are the negatively charged and the positron is similar to the electron, but it has the positive charge in equal amount to the electron. So जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पर भी नेट चार्ज कितना आ रहा है, 0। तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज क्या रह रहा है, सेम। तो हमारा चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। In the second example, radioactive decay process. Decay process are take place in the nucleuses which are less stable. To get the stability, these nucleus start decay process, and in the decay process they emit some particles like alpha particle, beta particle, and gamma particles. Here I have taken the alpha decay in the form of example। तो अल्फा डीके में देखिए यहाँ पर एक हीलियम न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है। इनिशियली इसके अंदर जो प्रोटॉन थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन थे जो कि इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा 92e, और उसी के इक्वल इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो रिएक्शन के बाद देखिए यहाँ 90 + 2 कितने हो गए, टोटल 92। तो इनिशियली जितना चार्ज है, बाद में भी आफ्टर रिएक्शन कितना है, उतना ही है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी चार्ज हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। इट मींस चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज नॉट डिस्ट्रॉयड और नॉट क्रिएटेड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम चलते हैं कि चार्ज जब अलग अलग कंडीशन में होता है तब वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। चार्ज में बी इन 2 पोजिशन, फर्स्ट वन इज इन द रेस्ट और सेकेंड वन इज इट मे इन मोशन। जब वो रेस्ट में होता है तब क्या प्रोड्यूस करेगा, और मोशन में होता है तब क्या प्रोड्यूस करेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड वाले बहुत बार पूछते हैं, सीबीएसई में भी पूछते हैं। और क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ इस तरीके से होता है, व्हाट विल प्रोड्यूस व्हेन द चार्ज इज इन रेस्ट। मतलब चार्ज जब रेस्ट में है तब क्या प्रोड्यूस करेगा, या फिर चार्ज मोशन में तब क्या प्रोड्यूस करेगा, जब वो नॉन एक्सलेटिंग मोशन में है तब क्या प्रोड्यूस करेगा, जब वो एक्सलेटिंग मोशन में तब क्या प्रोड्यूस करेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब देखिए अभी आपको मिल जाते हैं जब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। सपोज आपके पास एक क्यू चार्ज है और पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वो किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो देखिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। वो मूव नहीं करेगा, तब वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेगा। और देखिए इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जिसमें हम रेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट
अगर सपोज करो सेकंड केस जो कि हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, जब चार्ज मोशन में आ जाएगा उसके अंदर अपन करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, तब उसके अंदर क्या होगा, ये चार्ज मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में जब होगा तो उसकी वेलोसिटी कंफर्म है कि जीरो तो नहीं होगी, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, जीरो से ज्यादा होगी। या फिर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी जब वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वेलोसिटी की दो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है या जो चार्ज है वो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मीनिंग जो है वो क्या है कि वो नॉन एक्सीलरेटिंग मोशन में है या उसका एक्सीलरेशन कितना है, जीरो, और टाइम के साथ जब वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो एक्सीलरेशन तो जीरो होगा ही। लेकिन जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आ जाएगा और चार्ज का जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, एक्सीलरेटिंग मोशन होगा। तो जब चार्ज मोशन में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बट जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, तब उस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पर गामा वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। प्रॉपर्टीज अपन ने बात कर ली, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं किसके बारे में, यूनिट ऑफ द चार्ज। यूनिट ऑफ द चार्ज के बारे में बात करें तो देखिए कई सारे यूनिट है और कई सारे सिस्टम होते हैं और हर एक सिस्टम में अलग अलग यूनिट होती है और अकॉर्डिंग टू यूज यूनिट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं कुछ यूनिट आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो देखिए पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज के लिए। तो सिंपल वे में जब हम कोई भी यूनिट निकालते हैं तो अगर हमें बेसिक फॉर्मूला उसका पता हो तो हम इजी वे में उसकी यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में जो भी टर्म यूज हो रही है उन सबकी यूनिट लिखने के बाद जो हमारे पास यूनिट आती है वो उसी क्वांटिटी की यूनिट आती है। तो देखिए यहाँ पर आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी Q, और वहां पर ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ Q चार्ज होता था और चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I इज द करंट एंड unit of current is ampere and the unit of time is second, so the unit of charge will be ampere into second. In the SI system 1 ampere into second is called 1 coulomb, so we can say the SI unit of charge is coulomb. Okay, this is denoted by C and some person are denoted by C, capital C and small b, coulomb. Okay, in the other system which is CGS system के अंदर हम बात करें तो देखिए कूलाम की कई सारी यूनिट हैं, इसके कई सारे नाम हैं। पहले हम बात करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ESU, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को कहा जाता है स्टेट। कूलाम भी इसको बोला जाता है और फ्रैंकलिन भी इसी को बोला जाता है। फ्रैंकलिन के लिए बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज की ये सबसे छोटी यूनिट है। और देख लेते हैं 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू कितना कूलाम होता है, तो 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू होता है 1/3 × 10 की पावर 9 कूलाम। और अगर हम इसको इधर लेके चले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना होता है 3 × 10 की पावर -9 स्टेट कूलाम। और वी कैन से 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 1/3 × 10 की पावर 9 कूलाम, क्योंकि स्टेट कूलाम को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10 की पावर -9 फ्रैंकलिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम में था। देखिए यूनिट है और यूनिट को आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट की। तो जनरली जो चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट काम में ली जाती है वो ली जाती है एम्पियर इंटू आवर, और 1 एम्पियर इंटू आवर जो होता है वो कितने कूलाम के इक्वल होता है 3600, और वी कैन से 3600 कूलाम। एंड हियर अनदर यूनिट इज Faraday, which is biggest unit of the charge, and 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb. So here the question is, what is the smallest unit of charge? Your answer is ESU, electrostatic unit, state coulomb or Franklin. But if I ask what is the biggest unit of charge, then your answer should be Faraday. So and here another question is how many coulombs in 1 Faraday? Here the answer is 96,500 coulomb. Okay,
तो इस तरीके से ये यूनिट के बारे में डिस्कशन हो गया। यूनिट के साथ साथ हम डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको पता ही है, फॉर्मूला पता है, तो डायमेंशन इजी वे में निकल सकती है। यहाँ फॉर्मूला Q = I × T है। तो यहाँ पर मास की कोई यूनिट नहीं है, तो मास के लिए जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। और फिर लेंथ के लिए भी यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, L0। ओके, और हम बात करें किसकी, I की, तो I एम्पियर की है। तो करंट है, करंट के लिए हम A ही यूज लेते हैं, तो E1। और T टाइम है, तो क्या हो जाएगा, T1। तो यानी कि हम बोल सकते हैं 80 इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में। अभी हमने कंप्लीट किया किसको, यूनिट ऑफ चार्ज को। देखिए एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है क्वेश्चंस को करने के लिए। एक नोट मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, इस नोट को आप पढ़िए। देखिए, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर अपन किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं या उसको चार्ज कर देते हैं, उस पर किसी भी टाइप का, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी टाइप का चार्ज हो, वो हमेशा उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर उसको चार्ज दे दो और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसकी ऑल ओवर सरफेस पे। फिर तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के लिए कहाँ पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा। हमेशा कहाँ पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा, उसके वॉल्यूम में नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉट एग्जिस्ट फॉर द कंडक्टर। कंडक्टर्स के लिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि किसी भी कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा उसकी सरफेस पर रहेगा। बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर और वी कैन से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। क्योंकि कोई भी इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा, हम उसकी जिस पोजीशन पे उसको चार्ज देंगे उसी पोजीशन पे रहेगा, उस पोजीशन से मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम अगर किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के वॉल्यूम में या फिर इंसुलेटर के वॉल्यूम में हम किसी भी चार्ज को कहीं पर भी छोड़ेंगे तो वो वहीं रहेगा। तो पॉसिबल है कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। 10 सेकेंड में आप लोगों को देता हूँ, आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है। और अगर ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, और फिर अगर सॉल्यूशन हो जाता है मैच कर लीजिए, और नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए और उसको सीख लीजिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हाँ, सॉल्व करिए आप लोग। चलिए, आपके पास पॉज करने का ऑप्शन है, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। हाँ, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, हैज द 10 कूलम चार्ज, और वो कितना चार्ज रखती है, 10 कूलम। यानी कि बॉडी पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, 10 कूलम। मींस इनिशियल चार्ज ऑन द बॉडी इज 10 कूलम। ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इनटू द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट रीड द क्वेश्चन। चार्ज 10 कूलम था, इफ 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू दिस बॉडी। अगर इस बॉडी के अंदर 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑफ बॉडी। इस बॉडी के ऊपर बाद में चार्ज कितना हो जाएगा वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि Q फाइनल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। दिस इज द इनिशियल चार्ज Q इनिशियल, तो Q फाइनल। देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि 10 की पावर 20 जो इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 20 जो इलेक्ट्रॉन है, ऑन इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना कूलम चार्ज है, ऑन इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना कूलम चार्ज है। और वो जब हम किसी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका फाइनल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। इनिशियली उसके पास इतना तो है ही, और हमने इसको दे दिया, यूँ समझो कि हमारे पास इनिशियली 10, इस बॉडी के अंदर 10 कूलम तो है ही, इसमें हमें एक नेगेटिव चार्ज और ऐड कर दिया है। मान लो मैं इसको नेगेटिव स्मॉल q बोल देता हूँ। तो फाइनली जो हमारे पास जो चार्ज आएगा, इसका Q फाइनल जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, Q फाइनल इज इक्वल टू 10 कूलम इज ऑलरेडी प्रेजेंट, प्लस क्या आ जाएगा,
माइनस क्यू। तो दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। तो अगर अपन क्यू को फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्यू को कैसे फाइंड करेंगे, बस यही तो चीज़ है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, वही क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर क्यू का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ, क्यू को फाइंड कर लेता हूँ। देखिए क्यू क्या है, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये टोटल चार्ज हो गया किस पे, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पे। तो 10 की पावर 20 और 10 की पावर माइनस 19, मतलब ये चार्ज यहाँ से पावर कैंसिल करूँ तो यहाँ पर एक पावर बचेगी, 10 बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 कूलम आ जाएगा। बट वो किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो फाइनल चार्ज जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल इज इक्वल टू 10 कूलम प्लस और फिर कितना आया माइनस 16 कूलम। तो क्यू फाइनल कितना हो गया बताइए, -6 कूलम। तो हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करने पर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और कितने चार्ज से चार्ज हो जाएगी, -6 कूलम से चार्ज हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इसको नहीं समझ में आए तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। हम किसी भी बॉडी जो कि न्यूट्रल है उसको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मेथड्स लिखे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स वी कैन चार्ज द बॉडी, कितने सारे तरीके, हाउ मेनी प्रोसेसेस बाय विच वी कैन चार्ज एनी बॉडी। हियर आई हैव शोन 6 प्रोसेसेस। The first one is charging by friction. What is the charging by friction? वो हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में। पहले मैं टाइप्स बता देता हूँ आपको क्या क्या टाइप्स हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकेंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो थर्ड जो इसका टाइप है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। थर्मोआयनिक इमिशन, थर्मोआयनिक थर्म मतलब थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी देके भी हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उस पर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा सेकंड लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मींस फोटोन, फोटोन मींस लाइट, लाइट के थ्रू हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन मींस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ वी कैन चार्ज एनी बॉडी। ठीक है, तो ये सारे कई सारे मेथड है, एक एक मेथड को हम पढ़ेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।